उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहद उम्दा होगा। पढ़ाई भी आप बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे, है ना? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में, और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्ज़ाम में, है ना। ये तीसरी क्लास रहेगी पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की। बहुत कम टाइम जो है आपके सेकंड सेमेस्टर को मिलेगा, है ना। तो पढ़ाई में लग जाएं। और जैसा कि सभी यूनिवर्सिटीज़ ने डिसाइड किया है कि एमसीक्यू पेपर मोड जो है, एमसीक्यू पेपर होंगे आपकी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे, है ना। बच्चे कहते हैं सर ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है, तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है क्लास इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्ज़ाम में। बेहद हेल्पफुल क्लास रहेगी। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, संपूर्ण डिटेल के साथ जो है चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जहाँ आवश्यकता होगी हम डिटेल्स भी जानेंगे। लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि लिखना बेहद ज़रूरी है। अपने नोट्स आपको खुद मेंटेन करने हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 62 वर्ष, दूसरा 60 वर्ष, तीसरा 65 वर्ष, या चौथा 55 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 65 वर्ष। ठीक है। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में हम थोड़ा सा, है ना, ज्ञान जो है वो हम ले लेते हैं। अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था है। ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 214 अनुच्छेद के अंतर्गत ये चीज़ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, है ना। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो कहाँ है? क्या लखनऊ में है या इलाहाबाद में है? आप हमें ज़रूर बताना। अगर हम बात करेंगे सेकंड फैक्ट की, अभी वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने भाई? 24 उच्च न्यायालय जो हैं वो भी वर्तमान में टोटल हैं। पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, है ना। आप उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, इसका आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। हमें बेहद खुशी होगी अगर आपको पता होगा, अगर आप सही जानकारी देते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, विधान परिषद एक डॉट 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 सदन है। आपको बताना है भाई विधान परिषद जो है वो कैसा सदन है? क्या स्थायी है, अस्थायी है, या स्थायी अस्थायी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्थायी सदन। देखो विधानसभा जो है, विधान परिषद जो है वो स्थायी सदन है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा जो है वो भी स्थायी सदन है ना। लोकसभा हो या फिर क्या हो भाई, विधानसभा हो, ये स्थायी सदन नहीं है। ये राष्ट्रपति के द्वारा भंग किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है विधान सभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा भी स्थायी सदन नहीं है, ये भी राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक है। कोशिश है कि आप सारी चीज़ों को उम्दा और शानदार तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। देखो ठीक इसी प्रकार राज्यसभा का भी चलता है ना। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है ना। बाकी अगर देखें विधान सभा की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें तो उनका 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। ठीक है। और यहाँ पे विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 30 वर्ष होने चाहिए। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है। आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, है ना। लिखते भी आप अपनी कॉपी में चलेंगे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, राज्यपाल की समस्त शक्तियों का उपयोग कौन करता है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बताना है राज्यपाल की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उनका उपयोग कौन करता है ना। तो मुख्यमंत्री, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो राज्यपाल की समस्त शक्तियों का उपयोग करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री को शपथ जो है वो राज्यपाल ही दिलाता है ना। शपथ दिलाता है राज्यपाल, लेकिन बाद में उनकी शक्तियों का उपयोग करने लग जाते हैं साहब। ठीक है। अगर बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। हर क्वेश्चन के बाद थोड़े से हमने फैक्ट्स लिए हैं, है ना, उसके बारे में। देखो संविधान के अनुच्छेद 163 और ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा भाई? राज्यपाल करेगा। ठीक है। राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रमुख दल का जो है नेता है वो मुख्यमंत्री होता है। आप चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, है ना। चलिए
अगर हम बात करें, देखो एक चीज़ और आपको जानने के लिए बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई मंत्री 6 माह तक बिना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण किए उस राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री तो बना रह सकता है, लेकिन तत्पश्चात उसे किसी सदन की सदस्यता जो है लेनी पड़ेगी। अगर वो सदस्यता नहीं लेता है तो फिर उसे जो पद है उसका त्याग करना पड़ेगा, है ना। बाकी और चीज़ ये है कि अगर हम बात करें, मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो है वो उत्तरदायी होते हैं, है ना। और ये है क्या भाई, मुख्यमंत्री नियुक्त कौन होता है, तो नियुक्त वो होता है जिसे विधानसभा में स्पष्ट बहुमत जो है प्राप्त होता है, ठीक है। और राज्यपाल की समस्त शक्तियों का उपयोग भी मुख्यमंत्री साहब करते हैं। ये चीज़ भी आप बहुत अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्न में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बताना है इनमें से राज्य सूची पर कौन कानून बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा को जो है राज्य सूची पर कानून बनाने का जो है अधिकार होता है, ठीक है। अगर हम बात करें विधानसभा के बारे में, तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 25 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार लोकसभा के सदस्यों के भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 25 वर्ष की मिनिमम आयु होनी चाहिए लोकसभा के या विधानसभा के सदस्य के लिए, ठीक है। साथ ही में एक ये भी योग्यता होती है कि वो किसी लाभ के पद पर जो है वो आसीन ना हो, है ना। और विधानसभा अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। ये चीज़ भी आप बहुत अच्छे से, है ना, समझते हुए चलेंगे। देखो एक चीज़ और है, हमने यहाँ पे राइट किया है उत्तर प्रदेश में सीटें जो है हमने यहाँ पे लिखी हैं। विधानसभा की कितनी सीटें होती हैं भाई, विधान परिषद की कितनी है, लोकसभा और राज्यसभा की कितनी है। तो विधानसभा की बात करें 403 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, विधान परिषद की बात करें तो 100 हैं, लोकसभा की बात करें तो 80 हैं और राज्यसभा की बात करें तो 31 सीटें यहाँ पे हो जाएंगी। आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। और 403 सीटों की अगर हम बात करें विधानसभा की, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें और 403 सीटें रहेंगी, है ना। चलिए और एक चीज़ और है, ये है कि विधान परिषद की जो सीटें हैं कम से कम मतलब 40 से कम ना हो, है ना, 40 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रकार अगर हम बात करें विधानसभा की तो ये न्यूनतम 60 हो सकेंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, निम्न में भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? जी हाँ, बिल्कुल आप बताएंगे निम्न में भारत सरकार का जो है विधि अधिकारी कौन होता है। तो बात करेंगे अगर पहले ऑप्शन की वित्त आयुक्त, दूसरे ऑप्शन की महालेखा परीक्षक, तीसरे ऑप्शन की निर्वाचन आयुक्त या नंबर 4 महान्यायवादी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, महान्यायवादी जो है ना, भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और हम ले लेते हैं, है ना। महान्यायवादी जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसको भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का जो है अधिकार है ना। महान्यायवादी के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए होती हैं, ठीक है। और देखो नीचे हमने लिखा है मत देने का अधिकार इसे नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल इसे मत देने का अधिकार बिल्कुल नहीं होता है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत ये बात कही गई है हमारे संविधान में। और ना संसद के किसी सदन का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का, फिर भी किसी भी सदन में ये बोल सकता है और इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सारी चीज़ों को आप अच्छे से उम्दा तरीके से आप समझते हुए चल रहे हैं, हमें बेहद खुशी है इस बात की, ठीक है। चलिए देखो पढ़ाना ऐसा नहीं होता है, कोई भी अगर आया यूट्यूब पे उसने 4-5 क्वेश्चन लिए आपको करवा दिए, नहीं, उसके बारे में आपको जितनी जानकारी अगर मिल सकती है तो वो अपने स्टूडेंट्स को के साथ शेयर करनी चाहिए आपको, है ना। क्योंकि उस टाइम क्या है, उसका माइंड उस टाइम खुला हुआ रहता है, आप जो भी उसके माइंड में सेट करेंगे वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश यही रहती है कि जितनी भी जानकारी उस क्वेश्चन से संबंधी हमें पता होती है हम सब आपको बता देते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, है ना। पहले वित्त आयोग का जो है गठन वो कब हुआ था आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1951। जी हाँ, बिल्कुल 1951 में वित्त आयोग का जो है गठन हुआ था, है ना। और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। जी हाँ, बिल्कुल केसी नियोगी साहब जो है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आपको बताना है वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, कमेंट में आप हमें जरूर लिखना। बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की, खासकर आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके ये जो क्लासें हमने डिजाइन करी है, ठीक है, बिल्कुल जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर स्पेशल क्लास रहेगी।
प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे, देश के पहले चुनाव आयुक्त थे। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताना है देश के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो सुकुमार सेन साहब की बात होती है, जो देश के पहले चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी जो है हम निर्वाचन आयोग के बारे में भी ले लेते हैं। निर्वाचन आयोग की जो बात है गठन की, वो अनुच्छेद 324 के तहत है। साथ ही में हम आपको बता दें, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्तियां की जाती हैं, चाहे अगर हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की हो या फिर और जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी। ठीक है, और अगर मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, और अन्य जो आयुक्त होते हैं उनकी जो अवधि होती है कार्यकाल की, वो 6 वर्ष या 62 वर्ष होती है। 62 वर्ष की बात होती है यहाँ पे। आप इन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले अगर हम बात करें, पहले जो चुनाव आयोग था वो 1 सदस्यीय आयोग था, है ना, लेकिन बाद में अक्टूबर 1993 में जो है वो 3 सदस्यीय आयोग बन गया था। ये चीज़ भी आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति माफ करना, निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की, विक्रय कर जो है लगाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताना है विक्रय कर कौन लगाता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या दोनों लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा जो है विक्रय कर लगाया जाता है। अब देखो, राज्य सरकार द्वारा टोटल कितने कर लगाए जाते हैं, सारे हमने यहाँ पे राइट कर दी हैं। अब यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपके एग्जाम में जो है यहाँ से नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए देखो, व्यक्ति कर की बात करते हैं। अगर व्यक्ति कर लगाया जाता है, व्यक्ति कर का अगर पूछ लें आपके एग्जाम में तो बता देना राज्य सरकार लगाती है। कृषि भूमि पर कर जो है लगाने का अधिकार राज्य सरकार को है। वाहनों पर चुंगी कर की अगर बात करें तो राज्य सरकार लगाती है। पशुओं पर कर की अगर बात हो तो भी राज्य सरकार, और नौकायन पर भी जो कर लगता है वो भी राज्य सरकार को ही लगाने का अधिकार होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जहां से केंद्र सरकार के जितने भी कर लगाए जाते हैं वो सब कंप्लीट हम कर लेंगे। देखो, प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे, केंद्र सरकार द्वारा कर नहीं लगाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है भाई केंद्र सरकार द्वारा कौन से कर होते हैं जो नहीं लगाए जाते हैं। देख लेना, क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, नहीं लिखा है बीच में। नंबर 1 निगम कर, नंबर 2 निर्यात शुल्क, नंबर 3 शेयर बाजार, नंबर 4 विक्रय कर। देखो, ये निर्यात शुल्क की बात हो या फिर शेयर बाजार की बात हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी कर हैं वो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। विक्रय कर देखो हमने ऊपर पढ़ा था अभी, ये जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा 4 नंबर का विक्रय कर। ठीक है, अब हम केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाते हैं हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यही याद रख लेना कि निर्यात शुल्क जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। निगम कर लगाया जाता है। शेयर बाजार जो है लगाया जाता है है ना। रिजर्व बैंक, भारतीय रेल, सीमा शुल्क, संपदा शुल्क, है ना, ये सब क्या है केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। चाहे फिर रेडियो की बात करें या फिर टेलीविजन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसके अंतर्गत हैं भाई, माफ करना, केंद्र सरकार के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए हम कुछ फैक्ट्स जो हैं हम जान लेते हैं यहाँ से। देखो, संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूचियां हैं। ठीक है, अब संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सी 3 सूचियां हैं तो आप यहाँ देखो। पहले तो ये बताओ, जब संविधान गठन हुआ था संविधान का, तो कितनी अनुसूचियां थी, तो आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पे 8। उस टाइम कितनी थी भाई, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इसको भी आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची कौन कौन सी है, तो नंबर 1 संघ सूची, जिसे हम केंद्र सूची के भी नाम से जानते हैं। नंबर 2 समवर्ती सूची, नंबर 3 राज्य सूची, है ना। इन तीनों को आप समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो संघ सूची की अगर बात करें, केंद्र सूची की बात करें, तो सबसे पहले जब गठन हुआ था तो कितने थे भाई इसमें 97 विषय थे, 97 विषय थे, और अभी इसमें 100 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची की अगर बात करें तो 52 विषय अभी वर्तमान में इसमें है। राज्य सूची की बात करें अगर, तो इसमें पहले 66 विषय थे, 66, और अभी वर्तमान में 61 विषय हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से कॉपी में लिख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं ले लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल जरूर बनेगा, बनता आया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, तो बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। जी हाँ, बिल्कुल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। पहले तो आप ये देख लेना संविधान की किस अनुसूची में, तो आप कहना 8वीं अनुसूची जो है वो राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, भाषा से संबंधित कौन सी सूची है, तो 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है।
है ना। अब कितनी राजभाषाओं को जो है राजभाषाओं के रूप में दर्जा प्राप्त है, कितनी भाषाओं को, तो 22 भाषाओं को। ठीक है भाई, 22 भाषाओं को जो है राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। और इसमें क्या है, अंग्रेजी नहीं है, आपको याद रखना है चीज़, अंग्रेजी को बिल्कुल भी दर्जा प्राप्त नहीं है राजभाषा का। और हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि रखी गई है। और संविधान के किस भाग में, तो भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ राज्य की राजभाषा जो है हिंदी और लिपि देवनागरी रहेगी, ये बात वहाँ पे कही गई है। ठीक है, 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है, इसको भी आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं अपने परिवार BSc एम शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की। हमने स्टार्टिंग में ये जो चैनल बनाया था, सिर्फ उसका मेन ये उद्देश्य था कि गरीब से गरीब का बच्चा पढ़ेगा, है ना। आपके पास बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनकी कमी होती है, नहीं पढ़ पाते हैं। कोचिंग संस्थानों की फीस जो है बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है उनकी, बच्चे पे नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा देने का काम BSc एम शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा और किया भी जा रहा है, और बखूबी सारी चीज़ों को हम निभा भी रहे हैं। देखो, अगर हम बात करेंगे फोटोग्राफी की, जी हाँ बिल्कुल, फोटोग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो इसका सिलेबस हमने आपको बता दिया था, और एक वीडियो और आ चुकी है जिसमें फोटोग्राफी को बहुत अच्छे से शानदार तरीके से वो क्वेश्चन हमने आपके लिए लिए हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। और ये जो क्लास तीसरी थी, 2 क्लासेस की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जरूर चेक कर लेना। सब कुछ अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। जो आप कहीं पे कोर्स भी लेते हैं या कहीं कोचिंग में भी पढ़ते हैं तो इतना शानदार शायद ही हो। आप कंपेयर जरूर कर लेना एक बार और देख लेना कि कहाँ चीज़ें कितने जल्दी, आप देख लेना पूरी 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो रहती है, उसमें आपको कितनी चीज़ें बता दी जाती हैं जो आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं या कहीं पर भी पढ़ते हैं तो 1 घंटे में वो चीज़ वहाँ पर कंप्लीट उतनी नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए फिर पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो ये पहली क्लास थी, है ना, तो इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी तीसरी सारी क्लासेस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, है ना। जनरल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप पढ़ सकते हैं 2nd सेमेस्टर में, और बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार तरीके से हमने क्वेश्चंस की व्याख्या करी थी। एजुकेशन शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे तो इसकी भी एक क्लास आ चुकी है, देख लेना। और अगर आपको क्लास चाहिए किसी भी विषय की तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो हिस्ट्री, इसकी भी हमने बहुत शानदार क्लास आपको उपलब्ध करवाई थी। अगर आप और क्लासेस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। मल्टीमीडिया, है ना, 25 नंबर पक्के, सारी क्लासेस बहुत अच्छे से BSc एम शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको करवाई जा रही हैं। और आने वाले टाइम में कोशिश ये रहेगी कि आपके साथ जो है लाइव क्लास के माध्यम से जोड़ा जाए। मेरी तो बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कब हम आपके साथ लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ते हैं, है ना। और बहुत जल्दी सारी चीज़ों को सही करने की कोशिश करी जा रही है, जुड़ेंगे भी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। वैसे बातें करने को तो बहुत सारी बातें हैं, पर क्या कितनी ही कर सकते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।